नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 9 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माय भारत आपदा मित्राज आर ट्रेन्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो जो माय भारत आपदा मित्र है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन ट्रेन करता है? तो ऑप्शंस आर नीति आयोग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ठीक है। माय भारत आपदा मित्राज पार्ट ऑफ आपदा मित्र प्रोग्राम किसका पार्ट है? ये आपदा मित्र प्रोग्राम का पार्ट है। आर ट्रेन्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। दीज वॉलंटियर्स एड इन डिजास्टर रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग फ्लड्स इन पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अभी जो आया है ना फ्लड्स, आप सभी को पता है, उससे रिलेटेड है। माय भारत इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और वो टारगेट करते हैं यूथ को एजेड 15 से 29 साल विद रिसोर्सेज, मेंटरशिप, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, जिससे कि हम विकसित भारत बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन P47 एक्ट्स लाइक अ मैकेनिकल कैपेरॉन एनहांसिंग प्रोटीन स्टेबिलिटी अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये हमने कल ही पढ़ा था ये न्यूज़। तो ऑप्शंस क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिसमें चू ऐसा करके होगा लास्ट में, दैट इज रिलेटेड टू भूटान। तो ऑप्शंस आर नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान एंड द करेक्ट आंसर इज भूटान। तो ये कितना है? 570 मेगावाट का है वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये लोकेटेड है चूखा डिस्ट्रिक्ट भूटान में। डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है, हमको याद रखना है वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? भूटान में है और ये अडानी पावर डेवलप कर रहा है। ठीक है। बूट मॉडल में, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र वाले में। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो जो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल है वो कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है? तो रशिया, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। तो करेक्ट आंसर इज यूक्रेन। यूक्रेन ने अनवील की है FP5 फ्लेमिंगो, इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज हैवी मिसाइल। हैवी क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज और 3000 किलोमीटर का रेंज है। बस कंट्री याद रखिए कि फ्लेमिंगो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यूक्रेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 कोविन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल इज ऑपरेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करती है? तो ऑप्शन आर, ये थोड़ा ईजी आप कर सकते हो ऑप्शन देख के। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। हम आते हैं अब सीधे मेंस के क्वेश्चन में। हमारा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन खत्म हुआ, आई होप आपको क्लियर होगा। मेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में आंसर देंगे। तो मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ परसिस्टेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विड्रॉल। तो क्या करना है हमको? ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखना है जो परसिस्टेंट FPI विड्रॉल्स हो रहे हैं उसके। ये फर्स्ट पार्ट है। स्ट्रैटेजीज प्रपोज करना है टू रिड्यूस देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी में क्या एडवर्स इफेक्ट है वो देखना है, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। अब आते हैं हम आंसर में। तो आंसर में सबसे पहले हम आएंगे इंट्रो में। तो इंट्रो में हम क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रिलेटेड था, तो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो परसिस्टेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटफ्लो है, वो थ्रेटन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बाय क्रिएटिंग सस्टेन्ड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट। तो किस में प्रेशर क्रिएट करते हैं? एक्सचेंज रेट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट पे और मैक्रो पॉलिसी स्पेस पे। और इसमें अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि FPI का क्या इम्पैक्ट है और उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे इंडियन रुपी पे एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। तो सबसे पहला हमको देखना है ट्रांसमिशन चैनल्स और मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, कि किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और उसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन एंड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो जब लार्ज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटफ्लो होते हैं तो उससे डिमांड बढ़ती है फॉर फॉरेन करेंसी और रुपी को वो डाउन कर देते हैं, मतलब रुपी का डिप्रिसिएशन हो जाता है। इंक्रीजिंग द लोकल करेंसी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। इससे क्या होता है? बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं अपन हायर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड में। तो जब हम सेल करते हैं, सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम एसेट्स रेजेस गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड। तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस एंड इंक्रीजिंग डेट सर्विसिंग कॉस्ट्स। और क्या बढ़ जाता है? डेट सर्विसिंग के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, इक्विटी मार्केट करेक्शन एंड वेल्थ इफेक्ट्स।
तो इक्विटी सेल ऑफ जो होती है उससे रिड्यूस होता है हाउस होल्ड और कॉरपोरेट वेल्थ, और वो डैम्पन करती है कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कैपिटल अकाउंट वल्नरेबिलिटी एंड रिजर्व डिप्लीशन। तो जो परसिस्टेंट आउटफ्लोज होते हैं वो फोर्स करते हैं सेंट्रल बैंक को, जिसमें हम एफएक्स रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं स्मूथ वॉलेटिलिटी के लिए, और रिड्यूस करेंगे रिजर्व एडिक्वेसी एंड एक्सटर्नल बफर्स। फिर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स की बात करते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो डिलेमा फेस करता है कि रेज रेट्स टू डिफेंड द करेंसी, मतलब कि करेंसी को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए रेट को रेज करना पड़ेगा, या लोअर रखना है रेट को, जिससे कि फर्दर रिस्क हो जाएगा, रुपये और वीक हो जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उनको डिलेमा होता है मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी को। फिर क्राउडिंग आउट एंड फिस्कल प्रेशर्स होते हैं। राइजिंग यील्ड्स इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है और ये कॉम्प्लिकेट कर देते हैं फिस्कल मैनेजमेंट को, और पॉसिबली फोर्सिंग फिस्कल कंसोलिडेशन एट इन अपॉर्चुन टाइम, मतलब ये सही टाइम नहीं रहता है फिस्कल कंसोलिडेशन का, फिर भी उस टाइम ऐसा करना पड़ जाता है। फिर कॉन्फिडेंस एंड कंटेजियन रिस्क देखते हैं। तो कंटिन्यूड आउटफ्लो कैन डैमेज पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। तो इससे हमारी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है एंड इनवाइट स्पेकुलेटिव अटैक्स इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी अक्रॉस एसेट क्लासेस। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि बेसिकली एफपीआईज एग्जिट क्यों हो रहे हैं। तो जो ग्लोबल रिस्क ऑफ एपिसोड है रेट चेंजेस अब्रॉड, रिलेटिव यील्ड अट्रैक्टिवनेस और कंट्री के रिस्क परसेप्शन के कारण, वीक ग्रोथ और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स के कारण, एंड सडन पॉलिसी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ये सब ट्रिगर कर सकते हैं एफपीआई विड्रॉल्स। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना, हमारे रिस्पॉन्सेस को देखने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा। अब हम शॉर्ट टर्म और मार्केट स्टेबलाइजिंग मेजर्स कौन कौन से ले सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट और लिमिटेड एफएक्स इंटरवेंशन, कि क्या करेंगे, आरबीआई शुड इंटरवीन टू स्मूथ एक्सेसिव वोलेटिलिटी, मतलब एक्सेसिव वोलेटिलिटी को सही करने के लिए इंटरवीन करना पड़ेगा। फिर डेरिवेटिव मार्केट का यूज़ करेंगे और स्वैप लाइंस का, जिसमें हम एक्सपैंड करेंगे स्वैप ऑपरेशंस को एंड स्टैंडिंग लाइंस विद फ्रेंडली सेंट्रल बैंक्स, जिससे हम प्रोवाइड कर सकें टेम्पररी लिक्विडिटी। फिर टारगेटेड लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे डोमेस्टिक मार्केट में, जिसमें हम ऑफर करेंगे टेम्पररी टर्म लिक्विडिटी टू लोकल बैंक या प्राइमरी डीलर्स, और प्रिवेंट करेंगे मार्केट डिसलोकेशंस व्हेन एफपीआई सेल। फिर लिमिटेड मैक्रो प्रूडेंशियल टूल्स यूज़ करेंगे, जिसमें हम टेम्पररीली टाइटन करेंगे रेगुलेशंस को ऑन शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव फ्लोज। फॉरवर्ड गाइडेंस और कम्युनिकेशन लाएंगे, जिसमें हम क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे आरबीआई के साथ और गवर्नमेंट के साथ अबाउट पॉलिसी स्टैंड्स, इंटरवेंशन रूल्स और कमिटमेंट टू प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे हम रिड्यूस कर सके पैनिक और इम्प्रूव कर सके मार्केट कॉन्फिडेंस। फिर मीडियम टर्म पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या लाएंगे, तो हम डीपन करेंगे डोमेस्टिक डेट को और इक्विटी मार्केट को, जिससे हम ब्रॉडन कर सके इन्वेस्टर बेस, पेंशन फंड, इंश्योरर्स और रिटेल पार्टिसिपेशन। हम लेंथन करेंगे मैच्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट डेट को, डेवलप करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, जिससे हम एब्जॉर्ब कर सके शॉक्स को। फिर प्रमोट करेंगे स्टेबल कैपिटल को, एफडीआई को, लॉन्ग टर्म डेट को, जिससे हम एज कर सके स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स दैट अट्रैक्ट एफडीआई, लैंड, लेबर रिफॉर्म्स और टैक्स क्लैरिटी। इंसेंटिवाइज करेंगे इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म लोकल करेंसी बॉन्ड्स, जिससे हम रिड्यूस कर सके रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म एफपीआई फ्लोज। स्ट्रेंथनिंग हेजिंग मार्केट्स, जिससे हम एक्सपैंड कर सके एक्सेस टू फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड इंटरेस्ट रेट हेजेस। प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट लाएंगे, जिससे हम मेंटेन कर पाएंगे क्रेडिबल मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन, जिससे हम सॉवरेन रिस्क प्रीमिया को लो रख सके और रिड्यूस कर सके सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड यील्ड। फिर नेक्स्ट है एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन। तो हमको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है रेगुलर कोऑर्डिनेशन को बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, आरबीआई और मार्केट रेगुलेटर, जिससे हम मॉनिटर कर सके क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो रिस्क और क्राफ्ट टाइमली रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल और मैक्रो रेजिलियंस मेजर्स क्या क्या चाहिए लॉन्ग टर्म, जैसे हमने इसको क्या किया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दिया। तो हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा डोमेस्टिक सेविंग्स और डीपन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेस। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है और कॉम्पिटिटिवनेस से। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मैनेजमेंट पे फोकस करना है, जिसमें हम एनकरेज कर सके कॉरपोरेशंस को टू मैच करेंसी ऑफ रेवेन्यूज़ एंड बोरोइंग्स। बिल्ड करना है फॉरेन रिजर्व पॉलिसी। अब मार्केट बेस्ड और रेगुलेटरी नजेस लाना है, मतलब बिहेवियरल चेंजेस, जिसमें टैक्स और ट्रांजेक्शन डिज़ाइन डिस्करेज करना है अल्ट्रा शॉर्ट फ्लोज के लिए, और डिफरेंशिएटेड एक्सेस लाना है एफपीआईज़ के लिए। तो बेसिकली एफपीआई वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमने मेंस पर्सपेक्टिव से भी देख लिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि जो परसिस्टेंट एफपीआई विड्रॉल्स है वो क्रिएट करते हैं मल्टी चैनल रिस्क्स, एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन, इन्फ्लेशन प्रेशर और राइजिंग यील्ड्स, रिड्यूस रिजर्व्स एंड वीकर पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। इसलिए कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाएगा, हमको मल्टी डायमेंशनल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में काम करना पड़ेगा सिचुएशन को सही करने के लिए। ठीक है, जिससे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी ला सकेंगे। आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में
इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर मैनेजिंग फ्लड डिजास्टर्स। तो फ्लड डिजास्टर को मैनेज करने के लिए इंडिया का इंस्टीट्यूशनल सेटअप को रिव्यू करना है। फर्स्ट पार्ट है डिस्कस करना है शॉर्टकमिंग्स ऑफ एनडीएमए एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेकेंड पार्ट है और हमको रिफॉर्म सजेस्ट करना है जिससे हम एनहांस कर सके फेडरल लेवल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम आते हैं आंसर में। तो हम एनडीएमए एसडीएमए से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन डिज़ास्टर का रेफरेंस देके फिर स्टार्ट करें। तो अभी आप सभी को पता है फ्लड्स आए काफ़ी ज़्यादा इंडिया में। तो इंडिया का जो एक्सप्लोजर है फ्लड के लिए इज़ लार्ज एंड ग्रोइंग, ड्रिवन बाय मॉनसून वेरिएबिलिटी के कारण है, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के कारण है, रिवर बेसिन डायनेमिक्स, लैंड यूज चेंज और रैपिड अर्बनाइजेशन। तो इसी रेफरेंस में जो एनडीएमए है वो सेंटर पे बनी है, सिर्फ फ्लड नहीं बाकी डिज़ास्टर्स के लिए भी। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट पे। अभी इंस्टीट्यूशनल सेटअप काम कैसे करता है? तो बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले सेंट्रलाइज पॉलिसी एंड प्लानिंग है, तो इट इज़ ओवरसीन बाय एनडीएमए। वो एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क देती है और प्रमोट करती है शिफ्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। मल्टी एजेंसी अर्ली वार्निंग है जिसमें आईएमडी वेदर के लिए, सीडब्ल्यूसी रिवर गेजिंग के लिए और एनडीएमए कोऑर्डिनेशन हैव इम्प्रूव्ड लीड टाइम्स एंड डिसिमिनेशन टू मेनी फ्लड इवेंट्स। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्टैंडर्ड्स है जिसमें हम नेशनल गाइडलाइंस है फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए, स्कूल और हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए, सर्च और रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए एंड दैट हैव प्रोफेशनलाइज्ड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़। फंडिंग आर्किटेक्चर की बात करें तो हमने फंड्स बनाए हैं लाइक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और प्रोवाइड किया है प्रेडिक्टेबल पोस्ट डिजास्टर फाइनेंस। एम्फेसिस है प्लानिंग पे जिसपे मैंडेटरी नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे, शॉर्टकमिंग्स। तो शॉर्टकमिंग्स में फर्स्ट क्या है कि लिमिटेड ऑपरेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल रोल है जिसमें एनडीएमए स्ट्रेंथ्स आर नॉर्मेटिव एंड एडवाइजरी। वीक एनफोर्समेंट है स्टैंडर्ड्स का, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स लैक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। फ्रेगमेंटेड डेटा और टेक्निकल गैप्स है। इनसफिशिएंट फोकस है प्रिवेंशन एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन पे। हम जो पढ़ते हैं बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन हमारा पूरा क्योर की तरफ है, हम प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। लिमिटेड परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी है, देयर इज़ इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग और इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफ आउटकम्स। वैसे ही जब हम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे तो वेरिएबिलिटी है कैपेसिटी और रिसोर्सेज में, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा है किसी के पास नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन है स्टेट लेवल पे, मतलब डिफरेंशिएशन है कि रेवेन्यू, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, म्यूनसिपैलिटी। पुअर इंटीग्रेशन है लोकल गवर्नमेंट के साथ जैसे ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी। इनएडिक्वेट लैंड यूज़ एनफोर्समेंट है और प्लानिंग है, और स्लो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और फेडरल गैप्स तो है ही, तो फेडरल गैप्स हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे आते वे फॉरवर्ड में कि हमको करना क्या चाहिए इसके लिए। तो हमको रोल्स को क्लैरिफाई करना है, अकाउंटेबिलिटी और लीगल मैंडेट्स लाना है, अमेंड करना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को, क्रिएट करना है एक इंटीग्रेटेड टेक्निकल और डेटा आर्किटेक्चर जिससे हम स्टैब्लिश कर सके नेशनल फ्लड इन्फॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम में, इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म बना सके जिसमें हम कंबाइन कर सके आईएमडी के फोरकास्ट को, सीडब्ल्यूसी के रिवर गेजेस को। स्ट्रेंथन करना है ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को और यूनिफाइड कमांड को जिसमें हम रिवर बेसिन फ्लड मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अफेक्टेड स्टेट से, सीडब्ल्यूसी से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से, एनडीएमए से और लोकल गवर्नमेंट से। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है ना। इंसेंटिवाइज करेंगे प्रिवेंटिव इन्वेस्टमेंट थ्रू फिस्कल आर्किटेक्चर, मतलब प्रॉपर फंडिंग देंगे। बिल्ड करेंगे स्टेट और लोकल कैपेसिटी, जो डेडिकेटेड स्टेट फ्लड सेल्स होंगे अलग अलग जगह उस पर फोकस करेंगे। इम्प्रूव करेंगे लीगल और लैंड यूज़ गवर्नेंस जिसमें एनफोर्स करेंगे नो डेवलपमेंट जोन्स ऑन फ्लड प्लेन्स, और कम्युनिटी सेंटर्ड अर्ली वार्निंग एंड सोशल प्रोटेक्शन पे फोकस करेंगे एसएमएस वगैरह के थ्रू। एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन तो बेसिकली करना ही है, फ्लड रेजिलियंस ऑडिट, ये दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। अब आते हैं हम कंक्लूजन में कि जो इंडिया का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है फॉर फ्लड डिजास्टर्स ये मैच्योर हुआ है 2005 के बाद, लेकिन अभी भी जो हमने चैलेंजेस पढ़े उनको सही करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी हम डिज़ास्टर्स को सही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमको इसमें लिखना नहीं भूलना है सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सेंडाई फ्रेमवर्क। आई होप ये क्लियर है। अब हम कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।